बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर है और दिन है सोमवार का। हुकूमत इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हुकूमत नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के साथ लड़ाई लेना भी चाहती है, लेकिन लड़ाई लेते हुए डर भी रही है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हुकूमत का मसला बना हुआ है वो उस प्रेस रिलीज़ का है जो कि परसों जो प्रेस रिलीज़ आया था, उस प्रेस रिलीज़ में ऐसा क्या था जो हुकूमत उस पर बहुत ज़्यादा अपसेट है और बहुत ज़्यादा बरहम भी है, लेकिन हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करे तो करे क्या। देखें, अदलिया से छेड़छाड़ हुकूमत पिछले 2 साल से कर रही है, 2.5 साल से कर रही है। अब नए चीफ जस्टिस के आने के बाद आज पहली बड़ी छेड़छाड़ होगी पार्लियामेंट के जरिए, क्योंकि आज हुकूमत इम्कान है कि आज पार्लियामेंट के जरिए कौमी असम्बली और सेनेट से जो जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल है वो पास करवा लिया जाएगा। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा होगा, क्योंकि आज शाम को हो रहा होगा कि जब 16 घंटे बाद जब ये बिल पास होगा तो उसके 16 घंटे बाद जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा। ये पहला इजलास है, उसके भी बहुत से सवालात हैं, तो ये हुकूमत के लिए जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। इसीलिए हुकूमत के अंदर ही कुछ लोग उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप ये हरकत ना करें, ये हरकत आपके गले पड़ सकती है। नए चीफ जस्टिस को आप काजी फाइज ईसा ना समझें, और ना ही ये वो सुप्रीम कोर्ट है उमर बंदयाल साहब अली जिसको काजी फाइज ईसा ने अपने ग्रुप बना के और कमज़ोर कर दिया था। ये इस वक्त वो अदलिया है जिसमें 2-3 जजेस को छोड़ के बाकी तमाम जजेस जो हैं वो अपने नए चीफ के साथ खड़े हैं। तो इस वक्त आपके लिए इस चीफ से पंगा लेना जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। अब मामला यह है कि कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। ये पहला वो इजलास होगा जिसमें जो नई तरमीम है उनके मुताबिक 12 मेंबर्स जो हैं वो बैठे होंगे। वैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो काम है वो हाई कोर्ट में जो जजेस भर्ती होते हैं, जो अपॉइंट होते हैं, जो आते हैं, उन जजेस कौन से वकील जज बनेंगे ये फैसला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। और हाई कोर्ट से कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में आएगा ये फैसला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। और अब तीसरा जो उसका काम है वो है कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, ये फैसला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पहले ये 9 रुकनी होता था। उस 9 रुकनी में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते थे यानी चीफ जस्टिस, और उसके बाद 4 अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून होते थे। 8वें जो हैं वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, और 9वें जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मेंबर होते थे। अब ये तादाद कर दी गई है 13 चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसके बाद 3 सीनियर 3 जज और सीनियर तरीन जज, और उनके बाद जो 2 सीनियर जज हैं, एक उसमें आईनी बेंच का सरबराह अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वजीर कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, एक अकलियतों से खातून, और 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन के मेंबरान। तो ये टोटल 13 रुकनी है, लेकिन कल 12 मेंबर मौजूद होंगे, इसलिए कि जो 13वां मेंबर है जो आईनी बेंच का सरबराह है उसका अभी तक क्योंकि तकर्रुर नहीं हुआ तो वो कौन होगा, इसलिए वो मौजूद नहीं है। अब बहुत से सवालात हैं कानूनी और आईनी। पहला सवाल तो ये है कि क्या एक मेंबर की गैर मौजूदगी में ये कमेटी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो भी सकता है, नहीं हो सकता? पहला सवाल तो ये है। और कल एक ऐसा दिन है जो कि बहुत बड़े बड़े फैसले करेगा, क्योंकि अगर कल आईनी बेंच का सरबराह बनाने का हुकूमत का इख्तियार मान लिया याहिया अफरीदी साहब ने, तो फिर यह कहा जाएगा कि अब तक याहिया अफरीदी साहब के जितने भी इकदाम थे जिनको हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तमाम इकदाम जो हैं वो रस्मी थे, फर्जी थे, दिखावे के लिए थे, और जहां पे असल में याहिया अफरीदी साहब ने स्टैंड लेना था वहां पे याहिया अफरीदी साहब ने स्टैंड नहीं लिया। तो इसलिए कल याहिया अफरीदी साहब के लिए बड़ा अहम दिन है, जो याहिया अफरीदी साहब के हवाले से फैसला करेगा कि क्या याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनकी कमिटमेंट आइन के साथ, कानून के साथ, पाकिस्तानी और पाकिस्तान के साथ एक जेन्युइन है, या आली नीलम साहबा जब चीफ जस्टिस बनी थी तो उन्होंने शुरू में 2-3 ऐसे इकदाम किए थे कि हमने भी कहा ला 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 शाबा शाबा जनाब, कमाल हो गया, और फिर उसी आली नीलम साहबा ने जो कुछ किया वो आपके सामने, उन्होंने मलिक शहजाद अहमद खान साहब के किए गए एक इकदाम को रिवर्स किया। उन्होंने एडीसी के जजेस भी बदले, उन्होंने जुडिशल ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए दिए गए आजाद जजेस के नाम भी सरेंडर किए, उन्होंने लापता अफराद के केसेस भी उन्हीं जजेस के पास लगाए जिन जजेस के पास जो है वो अमीर भट्टी साहब लगाते थे, और उन अच्छे जजेस के पास नहीं लगाए जिनके पास मलिक शहजाद अहमद खान साहब केसेस लगाते थे। तो इसलिए याहिया साहब के लिए बड़ा जो है वो कल का दिन बड़ा अहम है उनके फ्यूचर के हवाले से कि वो फ्यूचर में किस तरह से मामलात लेकर चलेंगे। अच्छा, पहला मैंने आपको बताया कि सवाल ये होगा कि एक मेंबर की गैर मौजूदगी में ये इजलास हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखें आइन इसके ऊपर खामोश है। आइन में इन्होंने नहीं लिखा कि जो पहला इजलास होगा, क्योंकि उसमें आईनी बेंच का सरबराह होगा ही नहीं, उसका तकर्रुर ही नहीं हुआ होगा, तो पहला इजलास जो है वो आईनी बेंच के सरबराह के बगैर होगा, और उसके बाद अगले से फिर आईनी बेंच का सरबराह बैठेगा। अच्छा, ये हुकूमत जो है ना कह रही है कि जी इसका मतलब
मतलब ये नहीं है, क्योंकि आइन में किसी चीज का मतलब हुकूमत नहीं बताती। आइन में क्या लिखा है उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, वो हुकूमत नहीं करती। इस तरह से ज़बानी कलामी जो बात कैटेगोरिकल आइन में लिखी हुई है, जो नहीं लिखी हुई तो उसका क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट बताएगी, वो हुकूमत नहीं बताएगी। पहला सवाल कि ये इजलास एक मेंबर के बगैर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा आया का ये जो वसीम मलिक साहब ने एक पॉइंट बताया कि इस पे नई तरमीम भी खामोश हैं कि आईनी बेंच के लिए जजेस के नाम कौन तजवीज़ करेगा, क्या ये मेंबरान के पास भी इख्तियार है कि वो करेंगे। फिर इसके अलावा शहर इक़्तिदार में साद रसूल साहब के साथ तफसील से मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त कल एक माहौल बनने वाला है, यानी कल 12 मेंबर्स बैठे होंगे और अगर इस बार को क्रॉस कर लिया जाता है कि नहीं इजलास हो सकता है तो फिर क्या होगा। 12 में से 7 मेंबर 7 की अक्सरियत चाहिए तो फिर क्या होगा। देखें ये बात तो नजर आ रही है कि याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब बख्तर साहब ये एक पेज पर होंगे और जिस पेज पर ये होंगे तो तहरीक इंसाफ के 2 वोट उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब भी इन्हीं के साथ जाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे। छठा नाम है अमीरुद्दीन खान साहब का। अमीरुद्दीन खान साहब जिन पे नून लीग को बहुत ज़्यादा एतमाद है, जिनको नून लीग पे उनके पे बहुत मान है, काजी फायसा की वो निशानी है और काजी फायसा के वो जानशीन हैं, काजी फायसा के करीब थे। काजी फायसा ने उनको आम बेंचों में बिठाया, मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस के बेंच के सरबराह बनाया। तो अमीरुद्दीन खान साहब जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ जाएंगे या अभी भी वो काजी साहब की लेगेसी को लेकर चलेंगे और नून लीग के साथ जाएंगे। ये है गेम चेंजर वोट जो अमीरुद्दीन खान साहब का है। पहले तो ये भी होगा ना कि आया ये जजेस कल करते क्या हैं, याहिया साहब, मुनीब साहब और मंसूर साहब वो क्या आईनी और कानूनी पोजीशन बताते हैं हुकूमत को और क्या चीज़ करते हैं। और ये भी कह दिया जाता है कि अभी 26वीं आईनी तरमीम की स्क्रूटनी हो जाए एक बार अदलिया से तो उसके बाद फिर इस मामले को लेकर चलेंगे। जो भी है बहरहाल ये कल बड़ा अहम दिन होगा। कल तमाम नजरें जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास पर होंगी। अच्छा, सिनेरियोज मुख्तलिफ हैं। पहला सिनेरियो ये है कि याहिया अफरीदी साहब सजेस्ट कर देते हैं मंसूर अली शाह साहब को और हुकूमत कहती है नहीं। मंसूर अली शाह साहब सजेस्ट कर देते हैं याहिया साहब को, हुकूमत कहती है नहीं। अच्छा, फिर अगर इन्होंने भी सजेस्ट करने हैं ये जो हैं शिबली फराज साहब और उमर यूब साहब, वो कहते हैं तीनों में से कोई एक होना चाहिए, याहिया साहब होने चाहिए और तीनों में से कोई एक होना चाहिए। मुनीब साहब, हुकूमत कहती है नहीं, हुकूमत कहती है अमीरुद्दीन खान होगा और अमीरुद्दीन खान साहब खुद इनकार कर देते हैं। फिर और अगर वो कहते हैं अमीरुद्दीन खान होगा और वो कहते हैं जी मैं हाजिर, मैं खादिम, मैं नौकर, बिल्कुल मैं तैयार हूं। और ये 3 सीनियर जज जो हैं याहिया साहब, मंसूर साहब, मुनीब साहब कहते हैं कि ये नहीं होंगे, इनकी मुखालफत करते हैं, तो एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो बन जाएगी और अमीरुद्दीन खान साहब का नाम आता है तो वो होंगे नहीं। फिर जमाल खान मंदोखेल साहब होंगे। जमाल खान मंदोखेल साहब भी आपको पता है कि वो काजी साहब के वो भी जानशीनों में से हैं, तो वो कहते हैं कि जी ठीक है। तो हुकूमत की इस तरह से जो है वो नंबर गेम हुकूमत का ज्यादा हो जाएगा, 7 हो जाएगी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत के वोट जो है ना वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, 2 एक वो खातून जो अकलियतों की वाली जो हुकूमत की लगाई हुई, और 2 ये हुकूमत के जो हैं शेख आफ्ताब साहब और फारूक इनायत साहब। तो एक वोट उनको और चाहिए होगा और वो एक वोट जो है वो हो सकता है किसका भला, वो एक वोट हो सकता है जमाल खान मंदोखेल साहब का, क्योंकि अमीरुद्दीन खान साहब तो अपने लिए वोट नहीं कर सकते, तो फिर वो जमाल खान मंदोखेल साहब का होगा। या अगर हुकूमत कहती है जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच के सरबराह होंगे तो फिर जाहिर है फिर अमीरुद्दीन खान कहेंगे बिल्कुल मैं हुकूमत के, अगर वो कह सकते हैं कि मैं हुकूमत के साथ हूं तो फिर इस तरह से फिर हुकूमत के 7 वोट बन जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 6-6 से टाई हो जाता है फिर क्या होगा। ये यहां पे आईन खामोश है, कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो एक बड़ा कल का दिन जो है वो बड़ा एक हुकूमत के लिए भी सेटबैक हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के लिए भी सेटबैक हो सकता है, पाकिस्तानियों के लिए सेटबैक हो सकता है, क्राइसिस खड़ा हो सकता है, एक लड़ाई शुरू हो सकती है। कल का दिन बड़ा अहम है और हुकूमत उससे पहले आज अगर 25 जजेस कर देती है तो यह भी बड़ा एक सवाल होगा कि नए चीफ से मशवरा के बगैर एक जजेस की तादाद 25 कर दी गई है। अच्छा, जजेस की तादाद 25 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आपको पता ना कि इस पर बहुत ज्यादा बहस हुई है और बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब ने भी ये सवाल उठाया, फैसल चौधरी साहब ने, सब कानूनदान जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं ना बहुत सारे वो 15 रुकनी और 17 रुकनी बेंचेस ने किए हुए हैं। अब 15 रुकनी या 17 रुकनी जो बेंच है उसका फैसला आईनी बेंच के 5 जज बैठ के कैसे उसके ऊपर उससे मुख्तलिफ व्यू ले सकते हैं। तो जरूरी यही होता है कि अगर एक फैसला फुल कोर्ट का है तो फिर फुल कोर्ट ही वो केस ऐसा सुने जिसमें फुल कोर्ट के फैसले को पहले से फैसले से मुख्तलिफ उन्होंने मौकफ लेना हो। यहां पे अब ये होगा कि ये आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहते हैं अमीरुद्दीन खान को या जमाल खान मंदोखेल को, और उसके बाद ये क्या करना चाहते हैं
उसके बाद ये 13 और जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कितने लाना चाहते हैं, 7-8 जज और लाना चाहते हैं, ताकि 8 जज वो इनकी अपनी मर्जी के हों, 8 और 3-4 जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जज हैं काजी फायजा ग्रुप के, उनको डालेंगे। इस तरह से ये हो जाएंगे 12, और फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जो जजेस हैं उनमें से 5 डाल के, और इस तरह से अगर 17 रुकनी भी बेंच बनाना पड़ा, आईनी बेंच, तो वो ऐसा बने कि 8 ये जो नए लाएंगे, ये 3-4 काजी की बाकियात, तो अक्सरियत फिर भी जो है वो उन जजेस की उसमें आईनी बेंच में हो जो कि हुकूमती और नून लीगी हों, जो इस निज़ाम के मुहाफिज हों, इस निज़ाम के बेनिफिशरी हों, इस निज़ाम के रखवाले हों, जो पाकिस्तान अपने हलफ लोगों के साथ ना जाएं बल्कि शरीफ खानदान, नून लीग और इस निज़ाम के साथ जाएं। तो इसलिए ये तादाद जो है वो 25 करना चाहते हैं, ताकि जजेस जो हैं वो आईनी बेंच में भी अगर इतने डालने पड़े तो उधर भी अक्सरियत हुकूमत की बन जाए। लेकिन ये बात यह है कि कहना बहुत आसान है कि आप 8 जज और लाना चाहते हैं, और 8 जज देखें, अगर कल जुडिशल कमीशन की इस बालादस्ती को, हुकूमत के इस वोट को, हुकूमत की अक्सरियत को अगर याहिया अफरीदी साहब तस्लीम कर लेते हैं तो फिर तो खत्म हो गई सारी बात ना। फिर तो जब याहिया साहब ने मान लिया हुकूमत के जुडिशल कमीशन की अक्सरियत को, तो फिर क्या होगा, फिर हाई कोर्ट में 57 जज भर्ती होने हैं, वो सारे शरीफ खानदान के नौकर पाले हुए लोग भर्ती होंगे, सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के पालतू लोग भर्ती होंगे, और फिर तो खत्म हो गई ना, फिर अदालतों का चैप्टर तो क्लोज हो गया। फिर लोगों को, पूरे पाकिस्तान को ये जो आखिरी एक उम्मीद है वो जीरो हो जाएगी कि मुल्क के अंदर को अदालतें हैं, फिर तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर किसी ने कोई और चीज सोचनी है तो वो सोचे, ये रास्ता कम से कम बंद हो जाएगा कि अदलिया से कभी कोई चीज हो सकती है जब हुकूमत 57 हाई कोर्ट के जजेस अपनी मर्जी के लिए आएगी और सुप्रीम कोर्ट के 8-9 जजेस अपनी मर्जी के लिए आएगी। क्योंकि अगर ये तादाद 25 करते हैं तो 8 और एक गाजी की जगह 9 जज नए जो हैं वो हुकूमत ले आएगी, 9 जज अपनी मर्जी के, तो फिर चैप्टर खत्म हो गया ना। अगर 9 जज शरीफ खानदान के पालतू आ जाएंगे और 3-4 पहले काजी फायजा की बाकियात मौजूद है तो खत्म हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट फिर क्या ले, ये सुप्रीम कोर्ट एक मतलब फिर बंद ही कर दें, या फिर तो इसके से तो कोई होप नहीं रहेगी, कल को कोई भी चीज पाकिस्तान के हक में इस इदारे से आ सकती है। तो पहले ही बड़े चैलेंजेस हैं, तो इसलिए कल का दिन जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो बहुत अहम है। वैसे तो पूरा हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि कल 5 है, फिर 7 को बुध वाले दिन ATC के जजेस को बुलाया हुआ है याहिया अफरीदी साहब ने, और फिर 8 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। और ये बहुत ज़्यादा बात है कि ये 6 जजेस के खात के तनाजुर में है, 6 जजेस से वो मिले भी हैं, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूरा हफ्ता। और फिर 7 को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो कमेटी है उसका इजलास है, जिसने जो है वो केसेस जो है वो लगाने हैं, अगले हफ्ते के लिए बेंचेस बनाने हैं, तो वो भी बड़ा अहम है क्योंकि ये लास्ट वीक नहीं हुई थी मीटिंग, क्योंकि 15 दिन के लिए बेंचेस बने थे 2 हफ्ते के लिए। तो अब इसलिए जुमेरात को जरूर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत इजलास होगा और उस इजलास में नेक्स्ट वीक के जो हैं वो बेंचेस बनाए जाएंगे। तो बड़ा एक हैपनिंग वाला हफ्ता है। आज वफाकी काबीना का इजलास भी है, आज सेनेट भी है, आज कौमी असम्बली भी है, और हुकूमती अरकान को इकट्ठा किया जा रहा है। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेट, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। आज ATA एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसमें भी कुछ तरमीम है जो हुकूमत करने जा रही है और वो कानून बनाने जा रही है वो भी, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो ऑर्डिनेंस है उसको भी बिल की सूरत में पेश करके और वो भी मंजूर करवाने जा रहे हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जजेस में तादाद के हवाले से, अब आज ये जजेस की तादाद वाला करते हैं नहीं करते पता चल जाएगा, लेकिन एक ऐसे वक्त पे ये करेंगे जब कल ही जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। और असल बात यही है कि जुडिशल कमीशन का कल जो इजलास है उसमें हुकूमत किसका नाम सजेस्ट करती है आईनी बेंच के सरबराह के लिए, और अगर वो सजेस्ट कर देते हैं हुकूमत याहिया अफरीदी साहब का, तो फिर जाहिर है फिर भी एक हुकूमत की बचत हो जाएगी। वरना तो अगर ये याहिया साहब के पहले जुडिशल कमीशन के इजलास में ही उनके खिलाफ चले जाते हैं तो इनके लिए मसला हो जाएगा। अब वो मैंने शुरू में, शुक्र है मुझे याद आ गया कि हुकूमत जो है ना उसको किस प्रेस रिलीज से मसला है जिसपे वो बहुत ज़्यादा जो है वो याहिया अफरीदी साहब के अब खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये प्रेस रिलीज मैं पूरी आपके सामने रखता हूं, ये आपने देखी होगी, 2 रोज पहले की प्रेस रिलीज है, लेकिन इसमें आप जरा कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो बहुत हुकूमत के लिए परेशान कुन है। ये जो सुप्रीम कोर्ट से आलामी आया था उसमें बताया गया था कि लाहौर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, महकमा दाखिला और इस्तगासा के सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट
सेंट्रल जेल लाहौर और बुनियादी हकूक़ की कारकुन मिस साइमा अमीन खाजा ने शिरकत की। बहस में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों के मेंबरान सेनेटर आहत खान चीमा और खदीजा शाह, जिन्हें जेल का तजर्बा है, उन्होंने भी हिस्सा लिया। अच्छा, ये पहला तो मसला वही है कि खदीजा शाह जो 9 मई के केसेस की अक्यूज़्ड हैं, बेगुनाह इनको मुलविस किया गया था और ये बेगुनाह इन्होंने जेल काटी है और बड़ा इनको मेंटली टॉर्चर किया गया, बड़ा इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और बहुत इनके खिलाफ खबरें चलवाई गई और इनको निशाना बनाया गया, इनको टारगेट किया गया। ये सिर्फ खदीजा शाह को टारगेट इसलिए किया गया कि इस तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, इस माशरे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहती हैं, उनको ये मैसेज आए कि अगर खदीजा शाह जैसी खातून जो इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से है, जो इतने मतलब एक ज़ाहिर है एक इतने बड़े आर्मी के जर्नैल जो थे उनकी नवासी, उसके साथ अगर ये हो सकता है तो फिर ये आप लोग तो चीज़ें ही कोई नहीं। अगर आर्मी के एक जर्नैल इतने बड़े और जिनकी बड़ी इज्जत है उनकी नवासी के साथ हो सकती है तो फिर आप सबके साथ भी हो सकती है। तो ये एक मैसेज था। तो खदीजा शाह साहिबा को इस मीटिंग में बुलाना, ये हुकूमत इस पर बहुत ही ज़्यादा बरहम है और बहुत ज़्यादा गुस्से है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। आगे बताया गया कि इजलास में कौमी नेशनल जेल इस्लाहात पॉलिसी बनाने पर इब्तदाई बहस हुई। इस दौरान तमाम तवज्जो पाकिस्तान में वसी तर फौजदारी इंसाफ की हिकमत अमली के तौर पर जेलों में इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर मरकूज थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए अपने विजन पर तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया कि मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए एक इंसानी और मौसर जेल का निज़ाम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने बताया कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तरफ से जमा करदा अदाद शुमार मुल्क भर में एक तशवीशनाक सूरत हाल को ज़ाहिर करते हैं। अब अदाद शुमार क्या है कि इन अदाद शुमार के मुताबिक 1,08,643 कैदी जो हैं वो जेलों में बंद हैं। कितने? 1,00,000 तकरीबन 9,000, जबकि जेलों में 66,625 कैदियों की गुंजाइश है। यानी आप देख लें कि मतलब तकरीबन 66,000 की गुंजाइश है और 1,09,000 जो हैं वो कैद हैं। तो यानी 40-45,000 कैदी जो हैं वो इजाफी हैं पंजाब मुल्क भर की जेलों में। और इसी तरह से पंजाब को सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है क्योंकि 67,837 अफराद जेलों में कैद हैं, जबकि गुंजाइश सिर्फ 36,365 कैदियों की है। मजीद तजज़िये से ज़ाहिर होता है कि इन कैदियों में से 36,000 अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनमें से बहुत सारे साल से ट्रायल के इंतजार में हैं। यह निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत अहम मसला उजागर करता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब में इन फौरी मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इन फौरी मसाइल से निपटने के लिए एक मरलावार आगाज़ करना चाहिए जो बिल आखिर पूरे मुल्क तक फैलेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ना कि आप इसको सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं इसमें कौन सी बात गलत कर रहे हैं याहिया अफरीदी साहब। और खदीजा शाह को ज़ाहिर है इसलिए बुलाया है कि भाई वो अपनी उधर से आहत खान चीमा को बुलाया है, लेकिन नून लीग को मसला ये है, वो कहते हैं कि हमारा वो बंदा बुलाया है जिसने वाकई करप्शन और लूटमार की थी। ठीक है, अदालतों से वो उसको बरी करवा दिया गया, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी तरफ एक ऐसी बंदी को बुलाया खदीजा शाह को जो 9 मई में अक्यूज थी और वो सबको पता है कि वो बेगुनाह थी। यानी पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू की जो कैदी सेलेक्ट की वो की जो बेगुनाह कैद काटी, और नून लीग का वो बंदा जिसका पता है कि उसने मतलब उसके बारे में लोगों को पता है कि क्या मामला थे। उसके बाद आलामी के मुताबिक पंजाब पर इस स्ट्रेटेजिक तवज्जो से मौसर और पायदार इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस के अज़म को वाज़े करता है, जहां से इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुशावरती इजलासों का यह सिलसिला पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और इस सूबे में शुरू किया गया है, जहां सबसे ज़्यादा भीड़ भरी अदालतें हैं, जहां पे सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन जेलों में, वहां से उस सूबे से आगाज़ किया गया। यह भी बताया गया कि पंजाब को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हालत ख़राब पंजाब की जेलों की है। उसके बाद इस्लाहात के इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने के लिए मुशावरत का यह सिलसिला दीगर शहरों में भी जारी रहेगा। इजलास का एजेंडा कौमी जेल इस्लाहाती पॉलिसी के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तजावीज़ पर मरकूज था, जो आलमी मेयारात के मुताबिक हो और जिसमें नेल्सन मंडेला रूल्स, बैंकॉक रूल्स और बीजिंग रूल्स शामिल हों, ताकि पूरे पाकिस्तान में इस्लाही सहूलियात और इंसानी बहाली के इंतजाम को यकीनी बनाया जा सके। इजलास के शुरा ने तजावीज़ से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया। इजलास के शुरा ने अंडर ट्रायल कैदियों की सज़ा और बहाली के लिए इक़दाम के लिए मरलावार और मुतबादिल ऑप्शंस का आगाज़ करने पर गौर किया। शुरा ने जेल रिफॉर्म्स कमेटी कायम करने के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया, जिसका मकसद जेलों में जो भीड़ है, जो तादाद है, जो रश है, उसको कम करने, कैदियों की बहबूद में इजाफा करने और मुकदमात की प्रोसेसिंग में बेहतरी लाने की स्ट्रेटजी बनाना है।
इसके अलावा मुजवजा नेशनल कमेटी के ज़ाब्ता-कार जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं, उनसे अंडर ट्रायल कैदी कम करने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशों में रहनुमाई मिलेगी। केस मैनेजमेंट में बेहतरी मुतारिफ होगी और जामे बहाली प्रोग्राम नाफिज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी, मिस साइमा अमीन ख्वाजा एडवोकेट, सेनेटर आद खान चीमा और मिस खदीजा शाह पर मुश्तमिल एक झेली कमेटी कायम कर दी, जो पूरे सूबे में जेलों के दौरे करके अंडर ट्रायल कैदियों की ज़्यादा तादाद के मसले को हल करने और सजा के मुतबादिल ऑप्शन को फ़रोग देने, जिसमें कम्युनिटी खिदमात और खिदमात शामिल है, उसकी सिफारिशात देंगे। मजीद जो कमिटमेंट्स हैं उसमें जेलों के अंदर रिहेबिलिटेटिव इनिशिएटिव्स को बढ़ाना शामिल है, जैसे पेशेवराना तरबियत, दिमागी सेहत और तालीमी प्रोग्राम, ताकि रिहाई के बाद कामयाब दोबारा इंजमाम में कैदियों की मदद की जा सके। मतलब ऐसे प्रोसेस जिससे उसकी ऐसी तरबियत की जाए जेल में कैदियों की कि वो जेल के जो कैदी हैं वो जब बाहर जाएं तो वो अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा करें। अंदर उनको कोई स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, उनकी कोई काउंसलिंग की जा सकती है, उनकी मतलब कोई ऐसी चीज़ें की जाएं कि वो जब बाहर हैं जेल से तो वो एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी बन के अपना वक्त गुजार सकें। चीफ जस्टिस जिया अफरीदी की रहनुमाई में और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जरिए जमा करदा डाटा और फराहम करदा तजिए के इक़दाम का मकसद पाकिस्तान की जेलों के निज़ाम में तब्दीली और बेहतरी लाना है। इंसानी इलाज, बहाली और मौसर केस मैनेजमेंट को तरजीह देने से यह बाहमी ताउन पर मबनी फ्रेमवर्क एक पायदार और मुनसिफाना जेल निज़ाम की मंजिल तय करेगा, जो इंसानी वकार को कायम रखेगा और मुल्क भर में बहाली को फ़रोग देगा। ये जो प्रेस रिलीज है ये मोहम्मद तनवीर साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन है उनकी जानिब से ये जारी किया गया। और इसमें हुकूमत को मसला ये है कि एक तो याहिया अफरीदी साहब जिस तरह से उन्होंने खदीजा शाह को इस कमेटी में शामिल किया, फिर ये कमेटी अब पूरे पंजाब में जेलों में जाएगी। अगर पंजाब की जेलों की हालत बेहतर होगी तो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, चीफ जस्टिस को जाएगा, ये भी मरीम नवाज से क्रेडिट एक छिन जाएगा। और फिर जेलों में जिस तरह से रख के लोगों की तजलील की जाती है, इंसानियत की तौहीन की जाती है, लोगों को टॉर्चर किया जाता है, लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, अगर मौसर निज़ाम बन गया वो भी नहीं हो सकेगा। फिर फौरी तौर पे अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो उसका इमरान खान को भी फ़ायदा होगा। अगर कोई ऐसा मॉनिटरिंग का निज़ाम बनता है, ख़ासतौर पर अडियाला एक बड़ी जेल है जहाँ सबसे ज़्यादा मसला है कि जितना रश है, तो अगर अडियाला में एक बड़ा एक सिस्टम मौसर ऐसा बन जाता है, फिर इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो नहीं हो सकेगा। तो ये हुकूमत को परेशानियाँ हैं और सबसे बड़ा उनको मसला है कि खदीजा शाह को क्यों इस इजलास में बुलाया है, इसलिए हुकूमत बरहम है याहिया अफरीदी साहब पर। अब कल हुकूमत क्या करती है, क्योंकि पहला ओरिजिनली प्लान हुकूमत का यही था कि याहिया अफरीदी साहब का नाम सजेस्ट किया जाएगा आईनी बेंच के लिए, लेकिन कल क्या होता है, कल का दिन बड़ा अहम है और कल का दिन तयन करेगा कि आइंदा चीज़ें कैसे अदलिया और हुकूमत के दरमियान चलेंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।